बलराम अपने दोस्त के साथ खेत से अपने घर जा रहा था कि तभी बलराम के कानों में किसी स्त्री की लोरी सुनाने की मधुर आवाज टकराई। सो जा मेरे मुन्ने सो जा, रात के गहरे अंधेरे में खो जा। सो जा मेरे मुन्ने सो जा, रात के गहरे अंधेरे में खो जा। अंधेरा ही तेरा साथी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। सो जा मेरे मुन्ने सो जा, रात के गहरे अंधेरे में खो जा। सो जा मेरे मुन्ने सो जा। लोरी सुनकर बलराम अपने दोस्त बिरजू से कहता है, बिरजू, इतनी रात में हमारे गांव में अपने बच्चे को सुलाने के लिए ये लोरी कौन सुना रही है? बलराम की बात सुनकर बिरजू चौंक जाता है। ये कैसी बात कर रहे हो बलराम भाई? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मगर बलराम के कानों में लगातार किसी स्त्री के लोरी सुनाने की आवाजें टकरा रही थी। अजीब बात है, तुम्हें नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मुझे तो अब भी सुनाई दे रही है। तभी बलराम की नजर बरसों से खाली पड़े एक घर की ओर चली गई। बिरजू, लोरी की आवाज वो सामने वाले घर से आ रही है। क्या पगला गए हो बलराम? वो घर तो बरसों से खाली पड़ा है। बिरजू, रात में अपनी अम्मा से कानों में थोड़ा गुनगुना तेल डलवा लेना, तुम्हें कम सुनाई दे रहा है। इतना बोलकर बलराम बरसों से खाली पड़े हुए उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर का दृश्य देखकर बलराम बुरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। बलराम ने देखा कि एक सुंदर स्त्री अपने बच्चे को वही लोरी गाती हुई सुला रही थी। बलराम उस सुंदर स्त्री की ओर देखकर कहता है, तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है और उससे भी ज्यादा मिठास है तुम्हारी लोरी में। एक बार के लिए तो मुझे भी नींद आने लगी थी। अच्छा, एक बात बताओ, ये घर तो बरसों से बंद पड़ा है। बलराम की बात सुनकर वो स्त्री रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई कहती है, मेरी लोरी सुनकर बच्चों को तो क्या, बुजुर्गों को भी नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद सामान्य नहीं होती। क्या मतलब? उसे मौत की नींद कहते हैं। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। बलराम ने देखा कि वो एक खंडर नुमा घर के अंदर खड़ा था, जिसके अंदर बड़े बड़े मकड़ी के जाले लटक रहे थे। देखते ही देखते उस सुंदर स्त्री का चेहरा बड़ी ही भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। कुछ देर बाद बलराम की चीखें गांव के सन्नाटे को चीर गई। अगले दिन बलराम की लाश उस घर के बाहर बड़ी ही भयानक अवस्था में पड़ी हुई थी। बलराम की पत्नी बिंदिया का रो रो कर बुरा हाल था। अरे मेरे पति की किसी से क्या दुश्मनी थी जो इतनी बेरहमी से मार डाला। मेरे पति तो गांव में सबसे सीधे साधे व्यक्ति थे। तभी गांव का मुखिया बिंदिया से कहता है, बिंदिया, रो मत बिंदिया, भगवान को यही मंजूर था। इतना कहकर मुखिया बिरजू की ओर देखता है, जो कि अपने दोस्त बलराम की लाश को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। कल रात बलराम के साथ तुम ही थे बिरजू, मुझे बताओ कि हुआ क्या था। मुखिया जी, बलराम को एक औरत की आवाज सुनाई दी थी जो लोरी गा रही थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे गांव में तो कोई भी माँ अपने बच्चे को लोरी नहीं सुनाती। मुखिया जी, अजीब बात यह है कि वो आवाज केवल बलराम को ही सुनाई दे रही थी, मुझे नहीं सुनाई दे रही थी। और लोरी सुनाने की आवाज इसी घर के अंदर से आ रही थी, जो बरसों से खाली पड़ा है। ये तो असंभव है। मेरी आयु 70 वर्ष के करीब हो गई है और मैं बचपन से इस घर को खाली ही देख रहा हूँ। मुखिया की बात सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बलराम की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
दिशा कार के अंदर बैठी हुई बाहर के गांव के सुंदर खेतों का दृश्य देख रही थी। कार दिशा का पति अर्जुन ड्राइव कर रहा था और पीछे की सीट पर दिशा का देवर अभिमन्यु अपना मोबाइल देखने में व्यस्त था। गांव की लाइफ में एक बात तो बहुत ही अच्छी होती है। कौन सी बात? यही कि गांव में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता, साफ सुथरी हवा और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। इसीलिए तो तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लाया हूँ दिशा। तभी कार के पीछे बैठा हुआ अर्जुन का भाई अभिमन्यु अर्जुन से कहता है, भैया मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। आप जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ पर तो हमारी बरसों से प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, फिर अचानक से आपको उसे बेचने का ख्याल कैसे आ गया? अभिमन्यु, कहते हैं कि हमारे परदादा उस गांव के जमींदार थे। वो जमीन उनके ही जमाने की खरीदी हुई है। उसे बेचकर वो सारा पैसा हम अपने बिजनेस में लगा देंगे। वो बात तो सही है, लेकिन जमीन को बेचने में तो टाइम लगेगा, तब तक हम रहेंगे कहाँ? गांव में अशोक नाम के एक व्यक्ति से मेरी बात भी हुई है। अशोक शहर में ही रहता है। उसने अपने घर की चाबियां भी मुझे दी हैं, ताकि अगर वो हमें घर पर ना मिले तो हम तीनों आराम से उसके घर पर ठहर सकें और हमें कोई परेशानी ना हो। वही हमारी जमीन को बेचने में हमारी मदद करेगा। लो, बात करते करते हम गांव की सीमा तक पहुंच गए। तभी दिशा अर्जुन से कहती है, कार रोको अर्जुन। क्या देख रही हो? इस शमशान घाट को। ऐसा लगता है जैसे इस गांव में कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही मौतें हुई हैं। तुम देख नहीं रहे यहाँ पर कितनी ज्यादा चिताएं जल रही हैं? कम ऑन दिशा, खेत देखते देखते ही अचानक तुम क्या देखने लग गई? चलो अब। कुछ ही देर में अर्जुन, दिशा और अभिमन्यु गांव में एक घर के सामने खड़े थे, जिस घर के बाहर ताला लगा हुआ था। अर्जुन दिशा से कहता है, अच्छा हुआ अशोक ने अपने घर की चाबियां मुझे दे दी, नहीं तो हमें बेवजह परेशान होना पड़ता। लगता है वो अब तक शहर से नहीं आया। तभी अर्जुन के कानों में एक व्यक्ति की भारी आवाज टकराई। अर्जुन ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। अर्जुन बूढ़े व्यक्ति को सारी बात बताते हुए कहता है, बस अपनी प्रॉपर्टी बेचकर हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। तुम नहीं जानते कि पिछले कुछ महीनों से इस गांव में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारे गांव में पिछले 3 महीनों से जिस किसी भी व्यक्ति को किसी रहस्यमयी औरत की लोरी सुनाने की आवाज सुनाई देती है, अगले दिन उस व्यक्ति की लाश बड़ी ही भयानक अवस्था में मिलती है। क्या तुमने यहाँ आते शमशान घाट में जल रही चिताओं को नहीं देखा? कम ऑन मुखिया जी, साइंस के जमाने में आप क्या बकवास बातें कर रहे हैं? मैं बकवास नहीं कर रहा। तुम जिस अशोक के घर पर आए हो, वो अशोक तो इस दुनिया को कब का अलविदा कह चुका है। देखो, तुम सब अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हम गांव वासियों ने एक साधु महाराज को इस समाधान के लिए यहाँ पर बुलवाया है, तो पता नहीं वो कब तक आएंगे। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। अर्जुन, दिशा और अभिमन्यु घर के अंदर चले गए। रात के समय उन तीनों की आंख लगी ही थी कि तभी किसी स्त्री की लोरी सुनाने की डरावनी भारी आवाज उन तीनों के कानों में टकराई। सो जा रे मेरे मुन्ने, सो जा रे मीठे मीठे सपनों में, खो जा रे मेरे मुन्ने, सो जा रे। माँ के आंचल में, ममता के घेरे में, माँ के आंचल में, ममता के घेरे में, मीठे मीठे सपनों में, खो जा रे मेरे मुन्ने, सो जा रे। उस आवाज को सुनकर वो तीनों बुरी तरह से चौंक पड़े। अर्जुन और अभिमन्यु उस घर से बाहर निकल गए और दिशा ना चाहते हुए भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में वो तीनों उसी बरसों से बंद पड़े हुए घर के अंदर खड़े थे। घर का अंदर का दृश्य देखकर वो तीनों चौंक पड़े।
उस घर के अंदर का दृश्य बहुत ही पुराने काल का मालूम होता था। एक स्त्री अपनी गोद में एक बच्चे को लिए हुए वही लोरी गा रही थी। अचानक वो स्त्री उन तीनों की ओर देखकर कहती है, मुझे तुम तीनों का ही इंतजार था। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम हमें डराना चाहती हो? अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी वहां का दृश्य बदल गया। अब वो घर उन तीनों को खंडहर नजर आ रहा था और उस स्त्री का चेहरा बेहद भयानक था और उससे कहीं ज्यादा भयानक उस बच्चे का चेहरा था जिसे वो गोद में लोरी सुना रही थी। उसकी लोरी की आवाज सुनकर दिशा और अर्जुन के कानों से खून निकलने लगा और वो दोनों मौत की आगोश में समा गए। तुमने मेरे भैया और भाभी को मार डाला। तू भी मरने वाला है। आखिर हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुनना चाहता है तो सुन। जमींदार अपने बच्चे के पास अपने घर पर बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में किसी स्त्री के लोरी सुनाने का मधुर स्वर टकराया। जमींदार क्रोध भरे अंदाज में अपने नौकर बलिया से कहता है, मुझे इस मूरा से नफरत है। मैंने पता किया है जमींदार, मूरा गांव में काला जादू करती है। आपका बच्चा इसी वजह से बीमार पड़ा है। जमींदार बलिया और कुछ गांव वालों को लेकर मूरा नाम की स्त्री के घर पर चला गया। मूरा, तेरी वजह से मेरा बच्चा बीमार पड़ा है। मुझे पता चल गया है कि तू काला जादू करती है। मैं काला जादू नहीं करती, बल्कि तंत्र क्रिया करती हूँ, लेकिन वो भी लोगों की भलाई के लिए। जमींदार गांव वालों से कहता है, देखते क्या हो, इसे और इसके बच्चे को जिंदा जला दो। गांव वालों ने अपनी जलती हुई मशालें मूरा के घर के अंदर फेंक दी। मूरा और उसका बच्चा जलकर राख हो गए। वो जमींदार तेरा परदादा था। उसके खानदान के लोगों की महक मुझे कुछ महीने पहले ही लग गई थी, इसीलिए मैं दोबारा वापस आ गई। गांव वालों को मैंने इसलिए मारा कि मेरा किसी ने भी विश्वास नहीं किया। तुम सब मरोगे। तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा और भारी आवाज में उस भयानक स्त्री से बोला, अपनी दुनिया में वापस चली जा। नामुमकिन। साधु ने अपनी झोली से अभिमंत्रित सिंदूर उस भयानक स्त्री और उसके बच्चे की ओर फेंक दिया। ऐसा करते ही उसके और उसके बच्चे के शरीर में आग लग गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। आर्यन आंखों में आंसू लिए अपने शहर वापस चला आया। रात के 11 बजे यशलोक हॉस्पिटल के पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ था। उसके पास गौतम, छोटू और रवि खड़े थे। वहाँ एक डॉक्टर आया और उनको समझाने लगा, आज रास्ता एकदम साफ है, पुलिस की कोई झंझट नहीं है। तुम इन सभी मुर्दों को आराम से हमारे डीलर्स तक पहुंचा सकते हो। हाँ, अरे फिक्र मत कीजिए सर, मैं बहुत ही सावधानी से इनको दिन निकलने से पहले ही इनकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। अरे सुन, क्या तू इस ट्रक को NH14 से लेकर जाने वाला है क्या? अरे हाँ, और क्या, वही रास्ता तो है जहाँ पुलिस का कोई खतरा नहीं है। अबे तुझे पता नहीं है क्या, आज रात अमावस्या है और उस रास्ते पर कब्रिस्तान भी पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। और ऊपर से तू मुर्दों से भरा ट्रक वहां से लेकर जा रहा है, जरा सोच। अरे तो क्या हुआ रवि भैया? अबे अमावस्या की रात में काली शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है बे। अरे यार, तुझे नहीं चलना तो मना कर देना। कहकर गौतम ने अपने साथ छोटू को लिया और मुर्दों का ट्रक लेकर हाईवे पे निकल गया। गौतम ने नोटिस किया कि छोटू डर रहा है, तो उससे मजे लेने के लिए गाना गाने लगा। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। लो जी, कब्रिस्तान भी आ गया जिसके बारे में वो रवि कह रहा था। उसके इतना कहते ही ट्रक रुक गया। उस्ताद, हाँ, मुझे इस तरह क्यों डरा रहे हैं? और ये आपने ट्रक क्यों रोक दिया यहाँ पर? अरे मैंने नहीं रोका, हो सकता है कि आत्माओं ने रोका हो। प्लीज ऐसा मत बोलिए। अरे जरा बाहर उतर कर देख कि टायर पंचर वगैरह तो नहीं हो गया। गौतम छोटू को डराने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। उसने ट्रक अपने आप रोका था। छोटू डरते हुए ट्रक से उतरा और टायर चेक करने लगा। तभी वहाँ का माहौल बदलने लगा।
तेज तेज हवाएं चलने लगी और फिजा में आवाजें गूंजने लगी। आ जाओ कब्रिस्तान में आ जाओ, चले आओ, हमें भूख लगी है। जैसे ये आवाजें दोनों को सुनाई दी, उनकी बोलती बंद हो गई। अब गौतम को भी डर लगने लगा था। अबे छोटू, जल्दी से आकर ट्रक में बैठ, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है भाई। छोटू जल्दी से वापस ट्रक में बैठ गया। वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। अरे मैंने कहा था ना आपको कि आज की रात कुछ भी हो सकता है। आपको तो मजाक लग रहा था। इस पे गौतम चुप रहा और उसने ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। अब बताइए कि वो आवाजें किसकी थी? हमें बाहर निकालो, हमें आजाद करो, हम फिर से जीना चाहते हैं। काफी देर बाद उनको एक छोटा सा मंदिर नजर आया। उसके करीब से गुजरते ही वो आवाजें आनी बंद हो गई। तभी पास में उनको एक ढाबा भी दिखाई दिया। ओए छोटू, अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई कि आवाजें आनी बंद हो गई। चल अब कुछ खा लेते हैं भाई, ढाबे पर नए लोगों से मिलकर डर भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ उस्ताद, चलो 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 चलते। दोनों ढाबे के अंदर गए। ढाबे पर पहले से काफी लोग बैठे हुए थे। दोनों भी बैठ गए और एक लड़के को आवाज लगाकर खाना मंगवाया। तभी 3 और लोग ढाबे पे आए। उनके चेहरे पे कोई भी हाव भाव नहीं था, जो आकर टेबल पर बैठ गए। गौतम, छोटू और बाकी सभी लोग उनको बड़ी हैरानी से देख रहे थे। कहिए साहब, आपको क्या चाहिए? सुनकर उन्होंने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पे अजीब तरह की मुर्दासी छाई हुई थी। हमें मांस चाहिए। अरे साहब, ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा है, यहाँ मांस मच्छी नहीं मिलता। तो ठीक है, हम अपना इंतजाम खुद कर लेंगे। कहकर तीनों खड़े हो गए और उस पर झपट पड़े। वो जमीन पे गिरा और तीनों ही भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़े। ये देखकर बाकी सभी लोग डर गए और वहाँ भगदड़ मच गई। आवाज छोटू, भाग यहाँ से। अब बाकी बच्चे सभी लोग गौतम और छोटू के साथ ढाबे से बाहर भागे। सामने का मंजर देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो गई। तब उन्होंने देखा कि ट्रक के अंदर से मुर्दे उतर उतर कर उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। अबे इसका मतलब रवि सही कह रहा था, ये मुर्दे तो जिंदा हो रहे थे। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। सभी लोग उल्टे पांव वापस आ गए। अब गौतम और छोटू और 4 लोग उस ढाबे पर फंसे हुए थे। बाकी जमीन पर काफी लोग जख्मी हालत में पड़े तड़प रहे थे। आज तो मजा आ जाएगा। चारों तरफ से मुर्दे उनकी तरफ भयानक हंसी हंसते हुए बढ़ रहे थे। हमारे मरने के बाद भी हमें बेचने चले थे। अब तुम लालची इंसानों को तुम्हारे किए की सजा देने का वक्त आ गया है। कहते हुए वो उनके बिल्कुल करीब पहुंचे और उन सभी पर हमला बोल दिया। छोटू बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर किसी तरह भाग निकला। बाहर निकलकर वो सीधा ट्रक की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से सारे मुर्दे ट्रक से ढाबे तक पहुंच चुके थे। लेकिन जब वो बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रक के अंदर ड्राइविंग सीट पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी, जो कि उन्हीं मुर्दों में से एक थी। वो पीछे पलटा तो देखा कि बाकी के सभी मुर्दे भी अब धीरे धीरे ढाबे से निकलकर ट्रक की तरफ आ रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, इस जगह फिर कभी नहीं आऊंगा। तुम हमारे जिस्म को बेचने चले थे? मुर्दों के साथ ऐसा काम करने में शर्म नहीं आती? तुमको भी तुम्हारी सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर छोटू डर गया, लेकिन भागने के लिए जब उसने देखा तो मुर्दों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। नहीं। उन्होंने छोटू को घेरकर उस पर हमला किया और उसको नोच नोच कर खत्म कर डाला। आओ मेरे मुर्दे साथियों, इस ट्रक में बैठो। आज से ये ट्रक हमारा है। हम इस तरह से लालची इंसानों को खत्म करके अपने साथ हुई इस बदसलूकी का बदला लेते रहेंगे। सुनकर सभी मुर्दे खुश होते हुए, नाचते हुए, गाते हुए ट्रक में चढ़ गए और उस चुड़ैल ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। अगली रात को 2 आदमी उसी सड़क पे खड़े हुए थे। उन्होंने इस ट्रक को एक औरत को चलाते हुए देखा तो आगे आकर गन दिखाकर उसको रोक लिया। रोक 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 रोक, औरतों का ट्रक चलाती है? जिंदा रहना चाहती है तो ट्रक के अंदर जो भी माल है ना, हमारे हवाले करके चली जा। जल्दी से उतार और हमें दिखा के अंदर क्या है। उसकी बात सुनकर वो औरत, जो कि चुड़ैल थी, बिना कुछ बोले ट्रक से उतरी और उनको पीछे ले जाकर उसने ट्रक का दरवाजा खोला। ट्रक के अंदर मुर्दे भरे पड़े थे। अरे वाह,
हमारे नए शिकार आ गए।